हेलो गाइस, आई एम निर्मल चौधरी। वेलकम टू आसान बायोलॉजी क्लासेस। तो दोस्तों, फाइनली मैं आपके लिए एक नया प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ जिसमें आपको यहाँ पे डिस्कशन होगा ओनली एनसीईआरटी। जो नीट के मतलब नीट की तैयारी कर रहे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे गुड न्यूज़ यही है कि आपके एनसीईआरटी में पढ़ने की प्रॉब्लम आती है। जैसे कि कोई टीचर कॉन्सेप्ट समझा देता है, अपन को समझ में भी आ जाता है, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं एनसीईआरटी पढ़ने जाते हैं ना, तो कोई वर्ड या कोई लाइन ऐसी होती है ना, वो दोस्त अपन को समझ में नहीं आती। तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, आपका छोटा भाई निर्मल चौधरी पढ़ाएगा आपको लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी। देखो, मेरे को पूरी एनसीईआरटी समझ समझ के पूरा याद कर रखा है, और मैं जैसे पूरी एनसीईआरटी बोलूंगा दोस्त प्योर। और देखो, सारे टीचर के जैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं मेरा तरीका, पढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ आपको कि जो एनसीईआरटी में लिख रखा है ना, मैं वही पढ़ाऊंगा। जैसे कोई लाइन दे रखी है तो उस लाइन को बोलूंगा, ना ऊपर बोलूंगा ना नीचे, ऊपर नीचे भी नहीं करूंगा, जैसी लाइन लिख रखी वैसे ही बोलूंगा मैं। और आपको एनसीईआरटी सामने खोल के बैठना, और कोई नोट्स भी हो आपके पास तो वो खोल के बैठना है, ठीक है। और जो सबसे आसान नोट्स, और एक पेज में पूरा चैप्टर मिल जाएगा आपको, जिसमें हमारे चैनल टेलीग्राम पे जुड़ना रहेगा आपको। आसान बायोलॉजी क्लासेस करते करके मतलब एक चैनल बनाया है हमने, तो उस पर आप जुड़िएगा। और मैं वो उसका लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्त, बिना बात किए, बिना डिस्कशन किए अपन करते हैं स्टडी की बात। तो अपन जूलॉजी पढ़ने वाले हैं दोस्त, बता दूं आपको। और जूलॉजी वो भी हिंदी मीडियम की। जैसे कि अपन एक चैप्टर लेते हैं सबसे पहले, जैसे कि एनिमल किंगडम। दोस्तों, सबसे ज़्यादा और सबसे टफेस्ट चैप्टर मानते हैं सारे लड़के, और मैं बोलता हूँ दोस्त, सबसे आसान चैप्टर यही। मैं बोल रहा हूँ सबसे आसान, ये गारंटी के साथ। तू बस मेरे साथ पढ़, और तू मतलब मैं जो बोलूँ वो कर ले, गारंटी के साथ। इतना आसान लगने लग जाएगा ना, एक बार तो एक दिन तो आप उंगलियों पे खेलने लगाओ। कोई बोलेगा ए कि मतलब ये इसका एग्जाम्पल बता, तो सीधा आप उसको मुंह पे दे मारोगे, ले ये इसका एग्जाम्पल। तो दोस्त, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कंसिस्टेंसी के साथ मेरे साथ जुड़े रहेगा। तो मैं आपको मतलब रोज़ हमारी टीम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेगी, ठीक है। तो उसमें आपको रोज़ के रोज़ पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्त अपन पढ़ते फाइलम। 11 फाइलम में से फर्स्ट फाइलम स्टार्ट करते हैं, जो ओनली आज वो एक फाइलम ही पढ़ाऊंगा मैं। रोज़ के रोज़ एक ही होगा, उसमें आपको समझ के मतलब याद भी करना होता है दोस्त। अपन ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको याद माइंड के अंदर पूरा सेट करना होता है। तो पहला फाइलम अपन स्टार्ट करते हैं बिना बात किए, पॉरीफेरा। और पॉरीफेरा स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा आपको कि आपका जो फिजिकली बैठे हो ना क्लास में, तो आप मेंटल भी क्लास में आओ, तभी जाके आपको याद होगा। और एनसीईआरटी की लाइनें मैच करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लाइनें मैच करते जाओ, ताकि आपको पूरी लाइनें समझ में आ जाए, कोई ना कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे पॉरीफेरा। देखो दोस्त, पहली बात तो पॉरीफेरा को जानना ही, मतलब पॉरीफेरा वर्ड क्या है, इसको जानना ही सबसे पहला अपना काम होता है। कि देखो कि जैसे एनसीईआरटी के अंदर एक फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है साइकन का, फिर सेकंड दे रखा है साइकिल साइकन, फिर साइफा का दे रखा है, और फिर थर्ड दे रखा है यू स्पॉन्जिया का, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्त, इस एग्जाम्पल के मतलब इस वो डायग्राम के ऊपर देख कि छोटे 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 छिद्र बने हुए हैं, तो इसको बोलते हैं ओस्टिया, ठीक है। ये छिद्र ही मतलब, इन छिद्रों को ही पोरीफेरा कहते हैं, समझे। छिद्रों का मतलब ही पोरीफेरा होता है कि बहुत सारे उसकी बॉडी पे छेद है, ठीक है। फिर उसने लिख रखा है कि देखो, एनसीईआरटी लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज भी कहते हैं, ये बात तो आपको याद रखनी है। अब इस संघ के प्राणी मतलब पोरीफेरा के प्राणी को सामान्यतः स्पंज कहते हैं, समझ गए ये लाइन। फिर सेकंड लाइन आएगी कि ये लवणीय, लवणीय जल बोले तो लवणीय जल और मैराइन वाटर में भी पाए जाते हैं। अगर देखो नीट के अंदर एक कथन लिखना आप, और अपन पहले ही कथन बना देते हैं, ताकि एनटी वाला कुछ भी देगा ना तो अपन को पहले ही मतलब क्लियर रहेगा माइंड के अंदर, तो अपन कहीं नहीं अटकेंगे। तो सबसे पहले देखो कि एक कथन लिखो, और वो कथन सही है, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अधिकांश मतलब पॉरीफेरा के अधिकांश प्राणी लवणीय होते हैं, ये बात सही हो जाएगी दोस्त, ठीक है। ये कथन लिख लिया आपने, अधिकांश पॉरीफेरा के अधिकांश सदस्य लवणीय होते हैं। ये लाइन लिख लो, मतलब ये कथन लिख लो एक, और ये सही है। अगर ऐसा आ जाए, अधिकांश पे थोड़ा सा हाईलाइट कर लो, और अधिकांश लिखा हुआ है तो वो आपका ट्रू होगा, ठीक है। फिर देखो, एनसीईआरटी की लाइन में लिख रखा है लवणीय तथा असममित। असममित कैसे, कि इनकी सिमेट्री मतलब कोई सिमेट्री नहीं होती। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको अपन दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं सममित, सिमेट्री। और जैसे दोस्त, इसको कहीं से भी करेंगे ना, यहाँ से भी करेंगे तो दो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से भी काटेंगे तो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब काटने के चांसेस है इसके, हाँ, इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपन, तो इसको बोलते हैं सममित। लेकिन ऐसा मतलब कोई ऑब्जेक्ट ले लो जिसको अपन दो बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाते हैं,
ठीक है, तो उसको बोलते हैं असममित। जैसे कि मान लो इसके इधर से कटा हुआ, ठीक है, अब ये है, तो इसको देखो कि मतलब ये कैसे घूम के यहाँ आई, तो इसको वो दो बराबर पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते अपन, तो इसको बोलते हैं असममित। ये लाइन, पहली लाइन आपको क्लियर हो गई क्या मेरे दोस्त? बता दे, अगर क्लियर हो गई हो तो लाइक कर ले, ताकि मेरे को भी समझ में आए, हाँ मेरे दोस्त को समझ में आ गया। और दोस्त कुछ भी समझ में नहीं आया ना, कमेंट करना, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। फिर इसने सेकंड लाइन लिख रखी कि ये आदि बहुकोषीय होते हैं। आदि बहुकोषीय मतलब प्रीमेटिव। प्रीमेटिव का वर्ड ये होता है कि पुराने पुराने टाइम की बात हो रही है। सबसे पहले तो ये बात यार माइंड के अंदर सेट कर लो, प्रीमेटिव कहीं आए ना तो वो पुराने टाइम की बात होती है। तो जब, और इनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का बना होता है। सेकंड लाइन लिख रखी, इसका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का बना होता है, मतलब बहुत पहले, सबसे पहले टाइम इनका शरीर है ना जो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। फिर इसके विशिष्ट लक्षण क्या है कि इसमें देखो, एनसीईआरटी लाइन पढ़ रहा हूं मैं, जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। इसके विशिष्ट लक्षण, इनके बॉडी में जल परिवहन तथा नाल तंत्र होता है। देखो जैसे आप एग्जाम्पल देखो, उसके देखो बॉडी पे है ना बहुत सारे छेद है। पहले साइकन के ऊपर भी बहुत सारे छेद है, फिर साइपा और हीर स्पंजा, तीनों के ऊपर छेद है। तो उन छोटे छोटे छेदों को बोलते हैं वो ऑस्टिया। और बड़ा छेद होता है, एक होता है खाली, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट को मतलब बाहर निकालता है, उसको बोलते हैं ऑस्कुलम। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? मतलब आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि जो ये छोटे छोटे छिद्र, ऐसे माइंड में सेट करोगे, जो छोटे छोटे छिद्र है ना उसको बोलते हैं अपन ऑस्टिया। जो ओनली एक बड़ा छिद्र है उसको बोलते हैं ऑस्कुलम। देखो ऑस्टिया बहुत सारे हैं उसकी बॉडी पे, हर बॉडी पे मतलब जहाँ देखो वहाँ छेद ही है, ठीक है। और ऑस्कुलम एक ही होता है उसके अंदर। जो उसका काम, तीन काम होता है, अपन आगे पढ़ेंगे ही, दो तीन लाइन आगे ही दे रखा है एनसीईआरटी में, तो वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रहा है उसमें, जल सूक्ष्म रंध्र, सूक्ष्म रंध्र मतलब छोटे छोटे रंध्र, ओस्टिया द्वारा शरीर के केंद्रीय स्पंज में प्रवेश करता है। और बड़े रंध्र, बड़े रंध्र एक ही था ऑस्कुलम, तो बड़े रंध्र ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है। जल इंटर कहाँ मारता है? ऑस्टिया से। बाहर कहाँ निकलता है? ऑस्कुलम से। ठीक है, तो एक लाइन, ये क्वेश्चन तो मतलब याद रट लो। अगर नीट के अंदर भी क्वेश्चन आएगा ना कि परिपृरक सदस्य में जल कहाँ से इंटर करता है, तो ऑस्टिया से। बाहर कहाँ से निकलता है? तो ऑस्कुलम से। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे दोस्तों। और आसान बायोलॉजी क्लासेस के ऊपर आपको ये मिलने वाले दोस्त। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उससे मतलब सारे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ एनसीईआरटी देखो आपको समझनी है एक एक लाइन, जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ वैसे वैसे समझनी, ठीक है। ये लाइन कंप्लीट हो गई कि जल सूक्ष्म रंध्र ओस्टिया द्वारा शरीर के केंद्र स्पंज में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र ओस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है। अब जहाँ से जल इंटर मारा वहाँ से बाहर निकला, ये पूरी नाल तंत्र। तो इस नाल तंत्र के क्या क्या काम है वो समझना है अपन को, ठीक है। इसका काम सबसे पहले ये है कि जल परिवहन का ये रास्ता, मतलब जल परिवहन, जैसे जल ऑस्ट्रिया से घुसा ऑस्कुलम से बाहर निकला, तो जल परिवहन का ये रास्ता, तीन काम है, भोजन को जमा करने में, श्वसन यानी रेस्पिरेशन में, तथा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जन करने में सहायता होती, मतलब सहायक होते हैं, ठीक है। जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है ना उनको मतलब बाहर निकालने में सहायता करता है, ठीक है। तो जल परिवहन का ये रास्ता आपको याद रखना, क्या क्या तीन काम करते हैं, भोजन को जमा करने में, श्वसन में, तथा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करने में सहायक होते हैं। फिर ये ना जल समन तंत्र ये किससे मतलब ढका रहता है, आश्रित किससे रहता है? तो कोएनोसाइट, देखो एनसीईआरटी में लाइन लिख रखी कि कोएनोसाइट या कॉलर कोशिका स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को आश्रित करता है। अब नाल तंत्र को आश्रित कौन करता है? कोएनोसाइट या कॉलर कोशिका, ठीक है। अगर नीट के अंदर क्वेश्चन आ जाए ना कि नाल तंत्र को आश्रित कौन करता है, ठीक है, तो अपने कोएनोसाइट या कॉलर कोशिका आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिख रखी कि इन कोशिकाओं में पाचन होता है, ठीक है। फिर कोष्टक के अंदर लिखा है अंतरा कोशिकीय। तो इसका मतलब समझ रहे दोस्त आप, इन कोशिकाओं में पाचन होता है मतलब कोशिकाओं के अंदर ही पाचन होता है। देखो इंटर और इंट्रा में बहुत फर्क होता है, यहाँ इंट्रा हो रहा है, इंटर दो कोशिकाओं के बीच की बातें हो रही, इंट्रा खुद के अंदर की बात हो रही। तो इन कोशिकाओं में पाचन होता है और अंतरा कोशिका होता है। तो अगर नीट के अंदर क्वेश्चन आ जाए ना कि पोरिफेरा के अंदर पाचन कैसा होता है, अंतर या अंतरा, तो आपको अंतरा कोशिका याद रखना है, ठीक है, अंतर नहीं, अंतरा जरूर याद रखना दोस्त, ठीक है। तो चलते हैं अपन आगे। एक एनसीईआरटी में एक ऐसी लाइन दे रखी दोस्त, सबसे बेस्ट लाइन है, और ये मतलब इंपॉर्टेंट है दोस्त, नीट 2026 के अंदर आ सकती है, 25-26 के अंदर, ठीक है। तो देखो दोस्त कि सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इसमें एनसीईआरटी ऐसी लाइन लिख रही है कि कंकाल
शरीर को आधार प्रदान करता है। कंकाल जैसे कि हमारा स्केलेटल है, आप खुद सोचो ना, हमारा स्केलेटल का काम क्या है? एक बार माइंड लगाओ आप, क्या काम है हमारा? स्केलेटल क्या काम करता है? पहली बार तो ये कि ये बॉडी को मतलब जोड़े रखता है, मतलब हमारी बॉडी का ढांचा को बनाए रखता है। फिर अपन कहीं, जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूँ ना, ये किसकी वजह से? स्केलेटल की वजह से हिल रहा है ना। अगर स्केलेटल नहीं हो तो अपन कहीं पिचक जाते हैं यहीं और यहीं गिर जाते हैं, समझे? इतने से होते हैं अपन, फिर तो इतनी बड़ी बॉडी नहीं होती अपनी, ठीक है। हाँ, तो इसमें लिख रखा है कि कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है। जैसे कि अपन इसके कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है। देखो लाइन कैसी खतरनाक दे रखी है इसमें, आधार प्रदान। अब कोई बोलने में भी थोड़ा सा मतलब इसकी आती है, मतलब वो नए नए अपन पढ़ रहे होते, ठीक है। फिर देखो इसका स्केलेटल किसका बना होता है दोस्त, पहली बात तो वो अपन को पता करना। इसका स्केलेटल कंटिका तथा स्पंजी तंतु का बना होता है। एनसीईआरटी में ऐसी लाइन लिख रखी देखो कि कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है जो कंटिकाओं तथा स्पंजी तंतु का बना होता है, ठीक है। पोरिफेरा का कंकाल किसका बना होता है? कंटिकाओं तथा स्पंजी तंतु का। तो ये भी शॉर्ट नोट्स हो गए आपके, ये भी लाइन लिख देना एक, ठीक है। और एक कोएनोसाइट है कॉलर कोशिका जो नाल तंत्र को आश्रित रखती ना, वो भी आपका क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद लिखा है स्पंज के प्राणी में है। देखो दोस्तों अपने अंदर क्या होता है कि मेल और फीमेल अलग अलग होता है, लेकिन स्पंज के प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते। पृथक का मतलब ये होता है कि दोस्त अलग अलग नहीं होते हैं, मतलब एक होते हैं, इसको बोलते हैं उभयलिंगाशयी, ठीक है। और अलग अलग होते हैं उनको बोलते हैं एक लिंगाशयी। देखो मतलब कि वर्ड से क्लियर है ना यार, एक लिंगाशयी नहीं, एक और उभयलिंगाशयी नहीं, दोनों से मिक्स में। फिर शुक्राणु तथा अंडाणु दोनों एक ही द्वारा बनते हैं। ये मेल फीमेल के अंदर अपने क्या होता है कि मतलब इससे मतलब अपनी बात कर रहे हैं कि ओवेर वो मतलब अंडा से ओवेरी में बनता है, ठीक है। और स्पर्म टेस्टिस में बनता है। ये आपने जरूर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ा हुआ है। लेकिन उनके अंदर क्या होता है कि अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही द्वारा बनते हैं, ठीक है। ये बात कंप्लीट हो गई। फिर दोस्तों देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये दे रखी है, अगर वो नीट वाला कल भी आपको उठा के दे दे और कल भी ये कथन ऊपर नीचे दे दे, तो आप पहले क्लियर करके जाओ यार, नो डाउट। कि मतलब आते ही आप ऐसे खाली देखते ही यस ये तो निर्मल सर ने पढ़ाया था, तो सीधा टिक करके आना आपको, बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले बात करें अपन, इसमें लिख रखा है कि अलैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है, लैंगिक जनन युग्मक द्वारा होता है। अब बताओ, अब उसने ऐसे बोल दिया तो कि अलैंगिक जनन युग्मक द्वारा होता है, तो ये तो अपन पहले क्लियर करके जा रहे हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे ही आएगा वैसे टिक कर लेंगे कि ये तो गलत है साला, ये गलत बोल रहा है। अलैंगिक जनन युग्मक द्वारा नहीं होता है, लैंगिक जनन युग्मक द्वारा होता है। आप खुद से क्वेश्चन करोगे वहाँ, हाँ यार ये गलत है। और जब मजा आएगा ना दोस्त, अगर ये एनसीईआरटी की लाइन आ गई ना और तू करेगा ना दोस्त, इतना मजा आएगा ना तेरे अंदर से, मतलब तू इतना मोटिवेट हो जाएगा, हाँ अब तो सारे क्वेश्चन मैं सही कर सकता हूँ, सब आते हैं मेरे को। और ऐसा ही होना चाहिए जिंदगी के अंदर कि अपन कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। देखो दोस्त कि सक्सेस होना जरूरी है, कंपलसरी है, लेकिन वो सक्सेस होने के कई तरीके हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप नीट के अंदर ही सक्सेस हो, उसके सक्सेस होने के बहुत सारे फायदे, मतलब कहीं और से भी अपन सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। तो अपन पढ़ाई की बात करते हैं, मैं एक जस्ट एक जरिया बताया आपको कि सक्सेस होने के कई रास्ते हैं, जो सबकी मतलब इच्छा होती है वो उधर जाता है, ठीक है। तो देखो अलैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है, लैंगिक जनन युग्मक द्वारा होता है, ठीक है। ये बात लाइन लिख लो आप, कहीं भूल नहीं जाना आपको, ठीक है। और उसके बाद देखो कि निषेचन आंतरिक होता है, ऐसा एनसीईआरटी में लाइन लिख रखी है। निषेचन आंतरिक होता है, जैसे अपने अंदर भी आंतरिक होता है तो उसमें भी आंतरिक। और बाह्य बाह्य निषेचन किसको बोलते हैं? जैसे कि मेंढक वो टेडपोल लार्वा छोड़ता है तो उसमें जल जल में छोड़ता है तो उसको बाह्य निषेचन बोलते हैं, ठीक है। और आंतरिक मतलब इंटर, आंतरिक से पता पड़ रहा है अंदर, ठीक है। तो निषेचन आंतरिक होता है। परिवर्तन, परिवर्तन अप्रत्यक्ष का होता है, मतलब डायरेक्ट रूप से नहीं होता है, परिवर्तन अप्रत्यक्ष का होता है, ठीक है। फिर एक नीचे एनसीईआरटी में लाइन दे रखी कि वयस्क से भी भिन्न अवस्था की लार्वावस्था पाई जाती है। वयस्क से भी भिन्न अवस्था की लार्वावस्था कैसे? वयस्क क्या होता है कि अगतिशील होता है, ठीक है। और बच्चे क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। तो वयस्क से भी भिन्न अवस्था की लार्वावस्था कैसे? इसकी लार्वा कैसी गतिशील अवस्था होती है, ठीक है। तो वयस्क से भिन्न कैसी? कि वयस्क तो है अगतिशील और ये लार्वा है गतिशील, ठीक है। तो इसलिए भिन्न भिन्न हो गई। फिर इसके एग्जाम्पल दे रखे दोस्त, साइकन, साइफा, यू स्पंजिया, बात स्पंज और स्पंजिला स्वच्छ जलेजी। तो देखो एक एक तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि यू स्पॉन्जिया दे रखा है। अब देखो यू, यू से यू याद आ रहा है आपको। और ऐसा बर्गर, अपन बर्गर को देखे ना तो एक तरह से गोल ही होता है, यू आकार के ही देखे तो अपन।
तो ऐसे याद रखना, जो बर्गर की तरह है ना उसको यू बोलते हैं, यू स्पॉन्जिया। ये अगर आते ही दोस्त, अगर नीट के अंदर भी आ जाए ना, डायग्राम दे दिया और नीचे बोलो कि बताएगा कि किसका एग्जाम्पल है, इसका नाम क्या है, तो आपको डायरेक्ट टिक कर देना अगर आ जाए नीट के अंदर तो, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपको एनसीईआरटी याद करनी है, और आशा करता हूँ कि पूरी एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन जो मैंने आज पढ़ाया है वो पूरा समझ में आ गया होगा दोस्त। और एक बार मैं एनसीईआरटी आपको वापस रीड करके बता रहा हूँ, जिसमें मैं बहुत ही फास्ट एनसीईआरटी बोलने वाला हूँ, मतलब ज़्यादा फास्ट नहीं बोलूँगा दोस्त, मतलब कि आप थोड़ा सा इमेजिंग के साथ साथ, मतलब लाइनिंग के साथ साथ चलते रहना, मैं धीरे ही बोलूँगा। लेकिन दोस्त ऐसी एनसीईआरटी जो मैं बोल रहा हूँ ना अभी, अगर वैसे तो नहीं याद कर लेना दोस्त, नीट के अंदर तू बायोलॉजी के अंदर कहीं नहीं रुक सकता है और कहीं नहीं अटक सकता है। देखो अपन स्टार्ट करते पॉलीफेरा, देखना आप लाइन देखना, ठीक है, लाइन मिलाते जाना दोस्त, कुछ भी मतलब मैं अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ, पूरी प्योर लाइन पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी के। देखो इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज भी कहते हैं, लवणीय तथा असममित होते हैं, ये आदि बहुकोशिकीय होते हैं, इनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का बना होता है, ठीक है। इसमें जल परिवहन तथा नाल तंत्र होता है, जल सूक्ष्म रंध्र ओस्टिया द्वारा शरीर के केंद्र स्पंज को प्रवेश करता है और बड़े रंध्र ओस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है, और जल परिवहन का ये रास्ता भोजन को जमा करने में, श्वसन में तथा नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करने में सहायक होते हैं। कोएनोसाइट या कॉलर कोशिका स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को आस्थिर रखती है, और इन कोशिकाओं में पाचन होता है, अंतरा कोशिकीय होता है, ठीक है। कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है जो कंटिका तथा स्पंजी तंतु का बना होता है। और स्पंज के प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते, उभयलिंग से ही होते हैं, और शुक्राणु तथा अंडाणु दोनों एक ही द्वारा बनते हैं। अलैंगिक जनन विखंडन विधि द्वारा होता है, और लैंगिक जनन युग्मक द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक होता है, परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, और वयस्क से भी भिन्न अवस्था की लार्वा अवस्था पाई जाती है। और साइकन साइफा यूस्पॉन्जिया बात स्पंज और स्पॉन्जिला सोच जलेजी। इस तरह से आपको एनसीईआरटी याद करनी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर कर सकते हो दोस्तों, तो मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। और आप थोड़ा सा मतलब वीडियो को लाइक और सपोर्ट भी करना पड़ेगा दोस्तों आपको, ताकि मैं बहुत ही जल्दी मतलब आपके साथ में लाइव आऊँ, और ऐसे अपन मतलब लाइव एनसीईआरटी पढ़ाओ आपको। तब आपको कोई ना कोई डाउट होगा तो मैं कमेंट देखूंगा, तो उसमें समझ में आ जाएगा दोस्त। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि सबको पसंद आएगा वीडियो, और दोस्तों पढ़ते रहना है आपको। और मैं बहुत ही छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं बनाऊंगा, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और कम टाइम में पूरी एनसीईआरटी मतलब रीड हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो एक चैनल बना दिया मैंने, उसके ऊपर टेलीग्राम के ऊपर, वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस वो ज्वाइन कर लेना, बहुत जल्दी उसमें नोट्स मिलने वाले हैं। ये मंडे से ही मतलब आज स्टार्ट हो जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, शाम तक आपको प्रोवाइड कर लेंगे हमारी टीम, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको उसके लिए थैंक यू बोलूँगा कि आज आपने मेरी क्लास ज्वाइन की है, और आपने सीखने की कोशिश की है, और मैंने भी समझाने की पूरा कोशिश किया। अगर कोई भी नहीं भी आएगा ना तो दोस्त मैं ज़रूर समझाऊंगा, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर सिलेंट टीटर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।